अम्मा अचानक चली गई। बेटे हर्ष को शादी के लिए तैयार कर घोड़ी पर बैठा बारात विदा करने के लेटने आई। घर में कोई मर्द नहीं था। आकर सोई तो उठी ही नहीं। शाम को पूरे घर में मातम पसर गया। बहू का मुंह देखे बिना ही स्वर्ग से धार गई। जिसने सुना हैरान रह गया। हर्ष की बड़ी बहन नीलम के मोबाइल पर पड़ोस की सुधा चाची का फोन आ गया था। हेलो नीलम, बिटिया सब काम जल्दी से करवा लो, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। चाची मैं आऊं क्या? नहीं नहीं, बहू को विदा करवा के आना। सुधा चाची जानती थी कि डोली रुक गई तो तमाम प्रश्न खड़े हो जाएंगे। बहू आने पर उन्होंने ही सब कुछ किया। माँ कहाँ गई चाची? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही रस्म कर रही हूँ। नीलम जब जान गई थी भाई की खुशियों पर तुषारपात के डर से मन मारकर हंसी मजाक में शामिल हो रही थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने पर दोपहर को घर में ऐलान किया गया कि अम्मा का पार्थिव शरीर अस्पताल से ले आया जाएगा। अम्मा, ये कैसी नाइंसाफी है, तुम ऐसे कैसे चली गई? भाई रोना बंद करो, पापा को भी तुम्हें ही संभालना होगा। धीरे धीरे सारे कार्यक्रम खत्म हो गए। जो रिश्तेदार शादी में आए थे अंतिम क्रिया में सम्मिलित हुए। कई साल बीत गए। अब बाबूजी बिल्कुल शांत हो गए थे। अम्मा के जाने के बाद उनकी सारी फरमाइशें भी खत्म हो गई थी। चुपचाप टीवी देखते, खाना खाकर सो जाते। कभी कोई मित्र आ जाता तो खुश हो जाते। एक दिन, देखो नेहा, बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अम्मा उन्हें पलकों पर बैठा कर रखती थी। उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। तुम्हारे लिए नौकरी और गुड़िया के साथ साथ बाबूजी की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। मुझे पता है, तुम चाहो तो एक काम वाली बाई रख सकती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जीवन में अपने पापा को बहुत मिस किया है। वो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। मुझे बाबूजी का ख्याल रखना अच्छा लगता है। बस बाबूजी कुछ बोलते नहीं है, यही समस्या है। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ, ये तो है। चलो, कुछ तो करना होगा। बाबूजी तो बहुत पहले ही रिटायर हो गए थे। थोड़ी बहुत पेंशन भी आती थी। पेंशन मिलती तो गुड़िया और नेहा के लिए आइसक्रीम जरूर मंगवाया करते थे। एक बार अम्मी की बरसी थी। नीलम दीदी भी आई थी। बरसी हो गई थी। एक दिन, दीदी, बाबूजी बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ, बरामदे में बैठकर मेरी प्रतीक्षा करते हुए मिलते हैं। बोलते कुछ नहीं है, पर उनकी आंखें जैसे मुझसे कुछ चाहती हैं। वो मेरे बैग की तरफ तब तक निहारते रहते हैं जब तक नेहा उसे लेकर अंदर नहीं चली जाती। ओहो, मैं समझ गई। हर्ष, तुम्हें याद है हमने जब से होश संभाला था, बाबूजी हमेशा हम सब के लिए अपने बैग में कुछ ना कुछ लेकर आते थे। उनके साइकिल से उतरते ही हम दौड़ते दौड़ते जाते थे और उनका बैग लेकर खोल देते थे। कभी मूंगफली, कभी नमकीन, कभी कोई फल या मिठाई, नहीं कुछ तो टॉफी ही ले आते थे। अम्मा हमेशा कहा करती थी, बच्चों की आदत बिगाड़ दिया है आपने। आपकी साइकिल की घंटी की आवाज सुनते ही भागे हुए चले आते हैं। तब बाबूजी मुस्कुराते हुए कहते, तो क्या हुआ, देखना यही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हीं नन्ही नन्ही खुशियों के लिए तरस जाएंगे। ना इनके पास समय होगा और ना हम ये सब कुछ करने लायक बचेंगे। सिर्फ हमारे पास इन खुशनुमा पलों का एहसास रह जाएगा। अम्मा हंसती हुई कहती, कैसी बातें करते हैं, हम क्यों तरसेंगे? ये बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे ना, इनके बच्चे भी तो होंगे, हम उन्हीं को देखकर खुश हो जाया करेंगे। कौन जानता था कि अम्मा इस तरह बाबूजी को अकेले छोड़कर चली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ऑफिस से आने पर बाबूजी भी किसी चीज का इंतजार करते हैं। बुढ़ापे में इंसान बच्चों की तरह बन जाता है। जवानी में अपने बच्चों के लिए अपने जीवन के हर रस का त्याग करता है। बुढ़ापे में शायद
जिह्वा उन रसों का आनंद उठाने के लिए लोलुप रहती हो। दीदी, तुम शायद ठीक कहती हो। गुड़िया के लिए मैं कुछ ना कुछ ले ही आता हूँ। मुझे क्यों नहीं याद था ये सब। भाव वितरेक में हर्ष की आंखें भर आई थी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नीलम चली गई थी। दूसरे दिन हर्ष जब ऑफिस से आया तो बाबूजी के पास ही बैठ गया। नेहा जैसे ही उसका बैग उठाने आई, नेहा रुको, आज बैग में चना जोर लाया था, निकाल कर यहीं रख दो और अपनी भी चाय यहीं ले आना। गुड़िया की चॉकलेट बाबूजी को दे दो, वही उसे देंगे। नेहा को कुछ अटपटा सा लगा। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बैठकर मैं कैसे चाय पीऊंगी? नेहा क्या सोचने लगी? नेहा तुरंत चाय बनाकर ले आई। बाबूजी अपने पोपले मुंह में चन्ना जोर रखते और उसको टॉफी की तरह चुभलाते हुए सचमुच बच्चे ही लग रहे थे, पर आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। बाबूजी, दांत क्यों नहीं लगाते? मुन्ना, दांत लगाते ही मसूड़े में छाले पड़ जाते हैं। अच्छा, एक दिन फिर चलेंगे डेंटिस्ट के यहाँ। उस दिन के बाद से हर शाम का ये नियम बन गया था कि हर्ष कुछ ना कुछ खाने की चीजें ले आता और बरामदे में बैठकर ही सब चाय पीते। कुछ ही महीनों में बाबूजी के चेहरे पर अम्मा के समय वाला सुकून लौट आया था। हालांकि बाबूजी कुछ पैसे अपने पास रखकर अपनी पेंशन का सारा पैसा नेहा को दे देते थे। एक दिन, नेहा, आज शाम को हर्ष आए तो सब चलकर बाहर खाना खाएंगे। खाना मत बनाना, और हाँ, आज की दावत मेरी तरफ से होगी। नेहा के होठों पर मुस्कान तीर आई थी। बाबूजी की जिह्वा बाहर के खाने के स्वाद के रस की कल्पना में छटपटा रही थी। एक बार एक नगर में एक महात्मा जी अपना डेरा डालते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा जी लोगों की समस्याओं का हाल अपनी सूझबूझ से देते। उसी नगर में भोला नाम का लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही भोला बहुत ही भोला और कुछ कम बुद्धि वाला था। उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती। बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। जिंदगी का क्या भरोसा, मेरा कब बुलावा आ जाए। तुझे दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे बेटा। बुलावा? माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कहाँ से बुलावा आ गया तुम्हारा? हे भगवान, कब समझेगा तू? नगर में हर कोई भोला को अच्छी तरह जानता था। लोग अक्सर उसकी कम बुद्धि का फायदा उठाकर उससे अपना काम निकलवा लेते और भोला दुनियादारी से अनजान लोगों के काम खुशी खुशी करता। भोला की माँ को महात्मा जी के बारे में पता चलता है तो वो भोला को उनके पास लेकर जाती है। महात्मा जी, मेरा बेटा भोला अत्यधिक भोला है, या यूं कहे कि मंद बुद्धि है। महात्मन, मैं आपके चमत्कारों के विषय में बहुत कुछ सुनी हूँ। कृपया कुछ चमत्कार मेरे बेटे पर भी कर दीजिए, जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और लोग इसका फायदा न उठाए। महात्मा जी भोला को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे एक लड्डू देते हैं जो कि शुद्ध देसी घी का बना होता है और उसमें से देसी घी की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। भोला बेटा, ये लड्डू रख लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। हमेशा अपने साथ कैसे रख सकूंगा महात्मा जी? ये तो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी सी देशी घी की खुशबू आ रही है, इसे तो मैं अभी खा लेता हूँ। भोला जैसे ही लड्डू को खाने लगता है, महात्मा जी उसे रोक लेते हैं। मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता? इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। भोला की माँ उससे लड्डू ले लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। घर पर, माँ, मुझे वो लड्डू दो ना, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे वो खाना है। बेटा, महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। तू जिद मत कर, ले पैसे ले और बाजार से अपने लिए और लड्डू ले आना, लेकिन इस लड्डू को मत खा मेरे बच्चे। भोला की माँ उसे लड्डू खाने से तो रोक देती है, लेकिन महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है, लेकिन ये तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा। भोला की माँ लड्डू को एक डिबिया में डालकर रख देती है।
भोला चुपके से उस लड्डू को खाने आता है। जैसे ही भोला वो लड्डू मुंह में डालता है तो ये क्या, लड्डू तो सोना का बन जाता है। ये कैसा लड्डू दिया है महात्मा जी ने? ये तो टूटता ही नहीं है। इससे अच्छा तो महात्मा जी कुछ और मिठाई दे देते। भोला तो इतना कहते ही वहाँ मिठाई का ढेर लग जाता है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती है। भोला उन्हें देखकर बहुत ही हैरान और बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है महात्मा जी यहीं कहीं आसपास ही है, जो मेरे इतना कहते ही इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी। भोला खुशी खुशी मिठाइयाँ खाता है और इतने में भोला की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे ये इतनी सारी मिठाइयाँ कौन लाया? अरे माँ, तुमको नहीं पता, ये सब मिठाइयाँ वो महात्मा जी ने भेजी हैं। वो यहीं कहीं आसपास ही हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे मिठाइयाँ खानी है तो उन्होंने ये सारी मिठाइयाँ भेज दी। माँ को भोला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ध्यान से लड्डू को देखती है। वो लड्डू उठाकर मुंह में डालने लगती है कि तभी, अरे माँ, इसे क्यों खा रही हो? ये तो पत्थर का है। पत्थर का? क्या बोल रहा है तू? माँ जैसे ही लड्डू को मुंह में डालने लगती है तो लड्डू सोने का बन जाता है। माँ ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे ये तो सोने का लड्डू है। काश मुझे सोने के लड्डू की जगह सोने की चेन मिल जाती। माँ के इतना कहते ही उनके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। माँ को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लगता है महात्मा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बोला ना, निकलो बाहर, सुनाई नहीं देता। लगता है अत्याधिक धन ने तुम लोगों का दिमाग खराब। बाबू सोमनाथ रिटायरमेंट के 10 वर्ष बाद भी अपने सिंचाई विभाग के ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। उनकी एक छोटी सी भूल के कारण उनकी पेंशन रुक गई थी। एक दिन, देखो भाई, ऑफिस के इस टेबल से उस टेबल तक चक्कर काटते हुए अब तो मेरी शक्ति जवाब दे गई है। आखिर कोई तो उपाय होगा। तुम तो मेरे पड़ोस में रहते हो, तुमसे घर की हालत छिपी नहीं है। बाबूजी, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ से तो आपकी फाइल सालों पहले ही निकल गई थी। मेरी कोशिश के बावजूद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिना पेंशन के घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। पत्नी भी बीमार रहती है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैं आज बड़े साहब से बात करता हूँ। सोमनाथ बाबू अपनी फाइल हाथ में उठाए चप्पल घसीटते हुए चले गए। घर जाकर छड़ी एक कोने में टिकाई और पत्नी शोभा के नजदीक कुर्सी खींचकर बैठ गए। कुछ हुआ क्या? होना क्या है, वही ढाक के 3 पात। बात तो करके आया हूँ, देखो क्या होता है। सोमनाथ आंखें बंद करके पीछे सिर टिकाकर बैठ गए और अतीत में चले गए, जब इंजीनियरिंग करने के बाद उनका चयन सिंचाई विभाग में हुआ था। घर आते ही बाबूजी ने कहा था, बेटा सोम, हमेशा याद रखना, कभी बेईमानी मत करना और रिश्वत से दूर रहना, बहुत तरक्की करोगे। जी बाबूजी, पर कुछ लोगों से पता चला कि ये विभाग तो कोयले की कोठरी है, जहाँ से कोई बिना कालिख लगाए निकल ही नहीं सकता। अरे लोगों को कहने दो, तुम हमेशा अपने दिल की सुनना। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि लगता है बिना बेईमानी के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, पर धैर्य मत छोड़ना। सोमनाथ बाबू ने बाबूजी की बात पर जीवन भर अमल किया था, परंतु रिटायर होने के कुछ दिन पहले ही जब पत्नी शोभा का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन में पूरे 10 लाख खर्चा होगा। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लीजिए, वरना कभी भी कुछ हो सकता है। सोमनाथ बाबू क्या करते? बच्चों से कोई उम्मीद करना ही बेकार था। उन्होंने अपनी ईमानदारी की कमाई से दोनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलवाई थी, पर बच्चों को अपना देश भी नहीं भाया। वो परदेश में ही जाकर बस गए। बड़ा बेटा अमेरिका में था, छोटा लंदन में। वहीं जाकर दोनों ने शादी भी कर ली थी। शुरू में तो उनकी चिट्ठियां आती रहती थी, पत्नियों की फोटो भी भेजी थी, पर अब 10 सालों से किसी की कोई चिट्ठी नहीं आई। उन दिनों फोन की भी इतनी सुविधा न थी। कभी कभी हम लोग खुद ही क्यों ना एक बार उनके पास चले, देखे तो सही हमारे इतने लायक बेटों ने हमसे क्यों मुंह मोड़ लिया।
हमारे पास इतने पैसे कहाँ है कि हम विदेश जा पाएं। जो लोग जाते हैं उनके बच्चे ही उनके जाने की व्यवस्था करते हैं। पत्नी बेटों के गम में घुलती रही और दिल का रोग लगा बैठी। आखिर सोमनाथ बाबू को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था करनी ही पड़ी। वही पहली और आखिरी बार उन्होंने किसी से मदद ली थी, पर उस मदद को रिश्वत का नाम दे दिया गया था। रिटायर होने पर उनके सारे पैसे रोक दिए गए थे। आज 10 साल हो गए। कोर्ट और ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते उनके गहने तक बिक गए थे। अब जीवन का आखिरी सहारा ये घर ही बचा था। अचानक, सुनिए जी, अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? घर बेच देंगे, किराए के घर में रहेंगे और क्या। ऐसी औलादों के लिए ही हमने जीवन भर तपस्या की, जिन्हें हमारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। नहीं शोभा, गलती हमारी है। हम ही तो चाहते थे ना कि हमारे बच्चे सबसे अव्वल रहें। आज वो सबसे अव्वल हैं। लोग कहते हैं कि आपके बच्चे तो परदेश में हैं, आपको क्या कमी है, पर हमारी वास्तविक स्थिति कोई नहीं जानता। सोमनाथ बाबू और शोभा ने खाना खाया और आराम करने लगे। तभी रोशनदान से एक चमगादड़ आकर उनके कमरे में टेबल पर रखी फाइल पर बैठ गई। फाइल के पन्ने फड़फड़ाने लगे। अब कौन सा अपशकुन होने वाला है? चमगादड़ तो बड़ी ही अशुभ कही जाती है। ये भी मरी हमारे घर में ही घुस गई। सोमनाथ बाबू ने उसको किसी तरह उठाकर बाहर भगाया। लौट कर आए तो देखा उस फाइल में नोटों की गड्डी रखी थी। ये पैसे कहाँ से आए शोभा, तुमने रखे थे क्या? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपको साइकिल से जाने देती, आपका चश्मा न बना देती। घर चारों तरफ से टूट फूट रहा है, उसकी मरम्मत न करवा लेती। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। उन्होंने पैसे गिने तो पूरे 50,000 रुपए थे। शोभा, हमारी किस्मत खुल गई। ये देखो, पूरे 50,000 रुपए हैं। ये कैसे संभव है? चलो, हमारी परेशानी देखकर शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद कर दी है। अब जाइए, जल्दी से अपना चश्मा ठीक करवा लीजिए और घर का कुछ सामान भी ले आइए। सोमनाथ बाबू बड़े प्रसन्न हुए। चश्मा बनवाने गए तो कुछ ताजे फल भी ले आए, घर का सारा सामान भी ले आए। शोभा भी उठकर बड़ी खुशी से सब काम निपटाने लगी। रात में चैन की नींद सोए। सुबह उठे तो रोशनदान से चमगादड़ फिर आ गई। देखो, ये फिर आ गई। अभी वो छड़ी उठाकर उसे भगाने ही जा रहे थे कि चमगादड़ नीचे आ गई। अरे मुझे मत भगाओ, मैं तुम्हारी किस्मत चमकाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो रोशनदान से निकल गई। सोमनाथ बाबू आश्चर्य से वहाँ पड़ी गद्दी देखते रह गए। शोभा, ये चमगादड़ कोई सामान्य चमगादड़ नहीं है, ये जादुई चमगादड़ है। देखो, आज फिर 50,000 रुपए रखे हैं। पैसे रख लीजिए, ये बात किसी से मत कहिएगा। अब आपको ऑफिस के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों की जिंदगी आराम से कटने लगी। सोमनाथ बाबू ने घर की मरम्मत भी करवानी शुरू कर दिए। चमगादड़ हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाती। एक दिन, आज एक बार ऑफिस चला जाता हूँ। चमगादड़ ने कहा था तुम्हारी किस्मत चमकाने आया हूँ। क्या पता सही में किस्मत चमक गई हो। उस दिन जब वो ऑफिस पहुँचे तो मधुसूदन उनको देखते ही, अरे सोमनाथ बाबू, आपने कौन सा सोर्स लगवाया? आपका काम हो गया, आपकी फाइल तो क्लियर हो गई। अब तो आपको पूरे 10 लाख का एरियर मिलेगा। सोमनाथ बाबू ने खुशी से मधुसूदन बाबू से हाथ मिलाया। मधुसूदन, आपने मेरी बहुत बकवास सुनी है, बहुत मदद की आपने। एक दिन घर आइए। जी जी, जरूर आऊंगा। सोमनाथ बाबू घर में घुसते ही, अरे शोभा, सुनती हो, हमारा काम हो गया। अब हमें हर महीने पेंशन मिलेगी। हमारी गरीबी कट गई। उस चमगादड़ ने ठीक ही कहा था। इसलिए कहा जाता है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। दूसरे दिन रविवार था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोमनाथ बाबू ने दरवाजा खोल देखा तो मधुसूदन बाबू खड़े थे। आइए मधुसूदन बाबू, हमारे अहो भाग्य की आप हमारे घर पधारे। अरे आप तो कहते हैं कि आपके पास खाने तक के पैसे भी नहीं है, पर घर की मरम्मत करवा रहे हैं। हाँ, वो बच्चों ने कुछ पैसे भेज दिए थे। मधुसूदन लालची आदमी था।
थोड़ी देर ही उनके घर रहा, पर उनकी चालाक आंखों से घर का जायजा लेता रहा। चाय पीकर जाने लगा तो सोमनाथ बाबू, आपको पैसे की उतनी जरूरत नहीं है जितना आप रोते रहते हैं। आपको क्या पता कि हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं। ये सब तो उसी चमगादड़ का चमत्कार है। सोमनाथ बाबू के मुंह से चमगादड़ का नाम सुनते ही, दरअसल ये बच्चों को चमगादड़ ही बुलाते हैं। मधुसूदन को बात कुछ जची नहीं। उन लोगों का रहन सहन देखकर उसका मन मसोस रहा था। इतना पैसा है इनके पास, फिर भी बंदा रोज फटी चप्पल घिसटते हुए ऑफिस आकर दिमाग खराब करता है। मुझे लगता है जरूर इसको कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है। लड़कों ने पिछले 10 साल से नहीं पूछा, अचानक कैसे पैसे भेज दिए हैं? यही सोचते सोचते वो अपने घर चला गया, लेकिन वो सोमनाथ बाबू के घर पर नजर रखने लगा। एक दिन वो उनकी खिड़की से चुपके से झांक रहा था। मधुसूदन ने देखा कि सोमनाथ बाबू के रोशनदान में एक बड़ा सा चमगादड़ आया। वो लपक कर एक पेड़ पर चढ़कर रोशनदान के पास ही पहुंच गया। उसने झांक कर देखा तो अब सब ठीक है ना? अरे भाई, तुम्हारे एहसान तो कभी नहीं भूल सकता। तुमने हमारी नैया ही पार लगा दी। मधुसूदन को चमगादड़ को बोलते हुए देखकर बड़ी हैरानी हुई। चमगादड़ जैसे ही बाहर निकला, मधुसूदन ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ लगते ही चमगादड़ ने उसकी नाक अपने मुंह में दबा ली। तुम जैसे लोगों की वजह से एक ईमानदार आदमी 10 साल से ठोकर खा रहा था। अब तुम्हारी नौकरी भी जाने वाली है। सोमनाथ बाबू, बचाओ, बचाओ! चमगादड़ के जाने के बाद सोमनाथ बाबू अपनी पत्नी के साथ बाजार जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए थे। जैसे ही उनके कानों में मधुसूदन की आवाज टकराई, वो भागकर उधर गए तो देखा कि चमगादड़ अभी भी उनकी नाक चबा रही थी। इनको छोड़ दो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आप बहुत ही सरल इंसान है। इसी की वजह से आपका पैसा अब तक रुका हुआ था और अब आपकी तरक्की इससे देखी नहीं जा रही है। सोमनाथ बाबू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। सोमनाथ बाबू उसे वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठ गए। दूसरे दिन मधुसूदन की नौकरी भी चली गई। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला कभी कभी स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। जादुई चमगादड़ ने सोमनाथ बाबू की जिंदगी संवार दी थी। अनु काफी दिनों बाद देहरादून गई थी। वो आंगन में लगे लीची के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। गीता उसके घर में बचपन से ही घर का सारा काम करती थी। वो भी उसकी हम उम्र थी। 5 साल पहले अनु अम्मा के बीमार होने पर आई थी और अम्मा 10 दिन बाद ही खत्म हो गई थी। उसके बाद वो कभी इधर आ ही नहीं पाई थी। दीदी, बच्चों को भी ले आती। शुभा की परीक्षा आने वाली थी और कृष्णा का फुटबॉल मैच है। मैं 2 ही दिन के लिए तो आई थी। अन्नू दीदी, इस बार लीची के मौसम में जरूर आइएगा। इस पेड़ की लीची बहुत अच्छी होती है। कहाँ इतना समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाई हूँ। तुम लोगों को मिलती है कभी? कहाँ दीदी, शरारती लड़के एक भी लीची नहीं छोड़ते, पत्थर मार मार कर तोड़ लेते हैं। तेरा बेटा क्या करता है? तेरे पति महेश की तबीयत अब ठीक हो गई? दीदी, बेटा तो कितने सालों से गायब है, कहाँ वापस आया। और पति तो कैंसर से जूझ रहा था, किसी तरह ठीक हुआ है। जब तक अम्मी थी मदद कर देती थी, वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है। बेटे की रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ, पर दीदी वो तो बचपन से ही मक्कार था। पहले भी तो कभी कभी भाग जाता था, फिर 1 आध महीने में आ जाता था। इस बार गया तो लौटा ही नहीं। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। गीता कहते कहते रोने लगी। तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? दीदी, एक तो घरों में बर्तन धो लेती हूँ, किसी तरह गुजारा कर ही रही हूँ। मैं तो सोच रही थी यहाँ आना दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जाएगा। इस घर को बेच दूं। तू एक काम कर, अब से इसी घर में आकर रहा कर और लीची के मौसम में यही रहकर लीची के पेड़ की देखभाल किया कर। लीची हो जाए तो बाजार में बेच दिया कर। मैं तो पता नहीं कब आऊं। दीदी, घर खाली पड़ा रहता है, इसलिए लीची का एक भी फल किसी को नहीं मिलता। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, तू चाबी रख लेना।
गीता की आंखें भर आई। दीदी, आपकी अम्मा थी तब तक घर की रौनक ही कुछ और थी। मुझे भी बड़ा सहारा था। आपको बहुत याद करती थी। अनु की आंखें भर आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। बाबूजी ने 15 साल पहले ये पेड़ लगाया था। तब वो और उसका भाई अतुल कितनी बेसब्री से पेड़ के बड़े होने का इंतजार करते थे। कुछ सालों में ही पेड़ बड़ा हो गया था। वो और अतुल आंगन में लगे लीची के पेड़ पर दिन रात उद्यम मचाते रहते थे। लीची लगने से पहले ही उसका ब्याह हो गया। कभी फल खाए भी नहीं। अब तो ना पेड़ पर चढ़ने की उम्र रही, ना अतुल ही रहा। जब से विदेश गया वहीं का होकर रह गया। बाबूजी तो कई साल पहले खत्म हो गए और अम्मा उनकी याद में तड़पती ही चली गई। अंत समय में अम्मा मेरे नाम ही घर लिख गई थी। अनु ने आंसू पोंछ लिए। दीदी, दिल मत छोटा करो, मैं यहाँ रहूंगी। आपको जब मन हो घर बेच देना। अनु दूसरे दिन ही देहरादून से बैंगलोर चली गई थी। पति और बच्चों को छोड़कर घर का सौदा करने गई थी, पर गीता के लिए बेच ही नहीं पाई। गीता ने चाबी ले लिया था और दूसरे ही दिन अपना सामान लेकर उस घर में आ गई थी। साफ सफाई तो दीदी ने करवा ही दी थी। अनु दीदी का मन भी अम्मा जी जैसा ही है। बेचारी कितना रो रही थी। हाँ, वरना हम जैसों के नसीब में पक्के घर का सुख कहाँ होता है। गीता ने पेड़ के आसपास थाला बनाकर खाद डाल दिया था। रोज सुबह शाम पानी देती थी। कुछ ही महीने में पेड़ में बिल्कुल लाल लाल पकी हुई लीचियां लग गई। उनके रहने से कोई बच्चा पत्थर नहीं फेंकता था। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम आंगन में ही रहना। बच्चे देखेंगे कि मैं जा रही हूँ और पेड़ों में लीची लग गई है तो उनका पत्थर मारना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, तू जा, मैं देख लूंगा। गीता वापस आई तो ये ले, लीचियां तो पककर तैयार हो गई हैं। मैंने तोड़कर टोकरी में भी भर दिया है। अगर कभी बाजार ले जानी हो तो अच्छा दाम मिल जाएगा। चलकर खा लो, फिर चली जाऊंगी। दोनों ने खाना खाया और गीता लीची की टोकरी उठाकर पलटन बाजार की तरफ चल दी। लीची ले लो, लीची, पक्की लीची ले लो, रस से भरी लीची ले लो। थोड़ी ही देर में उसकी टोकरी खाली हो गई। जिसने भी लीची खाई सब दोबारा लेकर गए। गीता जल्दी ही घर आ गई। ये ले, तू तो बड़ी जल्दी आ गई। एक टोकरी और भर गई। क्या दिखाओ तो? गीता ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाओ, दे दो, इसको भी बेच कर आती हूँ। बहुत लोग मांग रहे थे पर मेरी टोकरी खाली हो गई थी। थोड़ा आराम कर ले। सारे ग्राहक चले जाएंगे। वैसे भी ऐसी लीची किसी के पास नहीं था। गीता ने फटाफट टोकरी उठा ली और बाजार चली गई। 1 घंटे के भीतर फिर से उसकी टोकरी खाली हो गई। एक ही दिन में उसे बहुत से पैसे मिल गए। कुछ पैसों से उसने आते समय 4 टोकरियां और खरीद ली। घर आते ही, अरे गीता, अच्छा किया जो तू टोकरियां खरीद लाई। ये लीची का पेड़ तो जादुई है। ये देख, अब की मैंने सारी बाल्टियां और टब भी भर लिया। ऐसा करो, चलो हम दोनों ही चलते हैं और लीची बेच कर आते हैं। दोनों टोकरी भरकर लीची लेकर बाहर गए और रिक्शा करके बाजार चले गए। बाजार में जाकर सारी लीचियां बिक गई। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अभी घर चलकर रोटी भी बनानी है। छोड़ ना, चल आज हम बाजार में ही कुछ खा लेते हैं। बड़े दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। दोनों ने पलटन बाजार में जाकर कुछ खाया पिया। खाली टोकरी उठाकर घर आ गए। घर आकर, ये सारी टोकरियां पेड़ के नीचे ही रख दे, सुबह तक अपने आप ही भर जाएगी। गीता टोकरियां उठाकर आंगन में गई तो हाय दैया, जरा इधर आओ तो। महेश जब पेड़ के नीचे गया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ के नीचे लीचियों का पटरा पड़ा था। अब क्या करें, यही हाल रहेगा तो हम तो सो भी नहीं पाएंगे। चलो टोकरियां तो भर ले। उन्होंने टोकरियां भर ली और पेड़ के नीचे एक चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया, जिससे लीची गिरकर फूट न जाए। चलो अब सो जाते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठकर काम पर भी जाना है। गीता ने सुबह उठकर खाना बनाया, घर की सफाई की, फिर आंगन में गई। पूरी चादर लीचियों से भरी थी। आज हमें एक ठेले का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम एक ठेला लेकर आओ, उसमें लीचियाँ रखो, तब तक मैं झटपट काम करके आती हूँ।
गीता काम से लौटी तो महेश ने सारी लीची ठेले पर सजा दी थी और टोकरियां पेड़ के नीचे रख दिया। चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया। चलो जल्दी करो। दोनों बाजार पहुंच गए। देखते ही देखते उनकी सारी लीचियां बिक गई। उस दिन उन्हें बहुत पैसे मिले। चलो घर चले, अभी तो फिर एक बार आना होगा। लीची ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने रहेगी, पर अगर इसी तरह हम लीची बेचते रहे तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, जल्दी चलो। 1.5 महीने से रोज यही हो रहा था, पर लीची खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पास बहुत पैसे हो गए। गीता, हम लोग एक जमीन खरीद कर उसमें अपना घर बनाएंगे और ये लीची का बीज भी लगा देंगे, ताकि जब भी अन्नू दीदी घर बेचे तब तक हमारा पेड़ तैयार हो जाए। सही कहा तुमने। कल जब मैं काम पर जाऊंगी तब तुम कोई जमीन देख लेना। ठीक है। महेश अपने एक दोस्त के पास गया और जमीन के बारे बात की। शाम को दोनों ने जाकर जमीन देख लिया और दूसरे दिन ही जमीन खरीद लिया। फिर कुछ ही दिनों में घर भी बनवाना शुरू कर दिया। सारे बाजार में लीची खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी लीची अभी भी फल दे जा रही थी। दूसरे मौसम में फिर वैसा ही हुआ। एक दिन जब गीता लीची के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी तुमने इस पेड़ का बीज अपने घर में लगा लिया? कौन हो तुम? बीज तो लगा दिया मैंने। अरे, मैं लीची का पेड़ हूँ। मुझे यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक अम्मा थी तब तक वो मेरी बहुत ख्याल रखती थी। जब लीची खाने का समय आया तब सब लोग चल दिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। गीता जाकर पेड़ से लिपट गई। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक यहाँ कोई दूसरा नहीं आ जाता। नहीं नहीं, तुमने मेरा बीज लगा दिया है ना, मैं भी वहीं चला जाऊंगा। गीता बहुत खुश थी। उनका घर बन गया था। लीची का पेड़ उनके आंगन में लहलहा रहा था। गीता ने अनु को चिट्ठी लिखी थी और उसे भी अपनी गृह प्रवेश में आने का आग्रह किया था। अनु को आना पड़ा। दीदी, अब हम अपने घर में जाकर रहना चाहते हैं, आप ये घर बेच सकती हैं। अनु ने दूसरे दिन ही घर का सौदा करने का मन बना लिया था। गीता की किस्मत चमक गई थी। अब उसके पास अपना घर था और अपनी लीची का पेड़ था। हर बार लीची के मौसम में उनको इतना पैसा मिल जाता कि कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राहुल रिक्शा चलाकर कबाड़ खरीदने वाला लड़का था। वो गलियों में आवाज लगाकर कबाड़ बेचा करता था। कब तक कबाड़ बेचते रहोगे? ये अलमारी तो ले आए हो, वो भी रखने की जगह नहीं है। घर में कबाड़ भर रखा है बस। ये तो मेरा काम है, इसी से तो हमारे घर का गुजारा होता है। और ये कोई अलमारी थोड़ी है, ये तो पुश्तैनी तिजोरी है। देखकर तो बोला करो, बेचारी तिजोरी की बेइज्जत कर दी। हाँ हाँ, तुम्हारी हीरो की तिजोरी है, बस अब इसकी इज्जत बढ़ गई ना। जब हमारे घर में कुछ है ही नहीं तो इस पुश्तैनी तिजोरी का तुम करोगे क्या? करना क्या है, एक कोने में रख देना, सामान वगैरह रखने के काम आएंगे। कौन सा मैं इसमें पैसे रखने की बात कर रहा हूँ? हमारे पास तिजोरी में रखने लायक पैसे कहाँ है? क्यों हमारी गरीबी बार बार याद दिलाकर मजाक उड़ाती हो? गरीबी का मजाक तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फूटता है ना। मैं तो बहुत अमीर हूँ। अरे हूँ तो तुम्हारी ही पत्नी, दोनों ही तो गरीब है। फिर तुम्हें क्यों बुरा लगता है जब मैं गरीबी के बारे में कुछ कहती हूँ? अच्छा चल, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। रेखा 2 रोटी और प्याज लेकर आती है। राहुल उसी को खाकर पानी पी लेता है और पुश्तैनी तिजोरी के पास जाता है। एक काम कर, घर में जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं वो इसी में रख दे, कम से कम जगह तो बच जाएगी। वैसे ही घर में कम जगह है और कपड़े भी एक जगह लग जाएंगे। रुक राहुल, मैं कोई आम तिजोरी नहीं हूँ जो कि कपड़े या बर्तन रखने का काम आऊं। मैं एक पुश्तैनी तिजोरी हूँ। मेरे अंदर कपड़े रखकर तू मेरी बेइज्जत करेगा क्या? अच्छा, तो तुम बात भी कर सकते हो? रखना है तो रुपया पैसा रखो। मेरे पास है कहाँ इतना पैसा जो तुझ में रख सकूं? कोई नहीं तिजोरी, मेरे पास कुछ जुड़े हुए पैसे रखे हैं, वही तुम्हारे अंदर रख देती हूँ, तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। रेखा तिजोरी के अंदर अपनी बचाई हुई धनराशि को रख देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह राहुल को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो वो रेखा से पैसे मांगता है। मेरे रिक्शे में पंक्चर हो गया है,
इसका पंक्चर लगवाना पड़ेगा। जरा अपने बचे हुए पैसों में से कुछ पैसे देना मुझे। लाती हूँ। रेखा जैसे ही वो पुश्तैनी तिजोरी खोलती है तो तिजोरी के अंदर का नजारा देखकर वो खुशी से नाचने लगती है। उसे इतना खुश देखकर जब राहुल आता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका रखा पैसा 3 गुना हो चुका होता है। अरे, मैंने तो इसमें कुछ ही पैसे रखे थे, ये तो 3 गुना हो गए। अब समझ में आया ये तिजोरी पैसे रखने के लिए बार बार क्यों कह रही थी। ये पुश्तैनी तिजोरी तो जादुई निकली। इसमें जितना पैसा रखो वो 3 गुना हो जाता है, और तू है कि इस पुश्तैनी तिजोरी को रखना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, जिसे मैं फेंकना चाहती हूँ वो हमारी किस्मत बदल देगी। अरे, अब मुझे कोई इसके लाख रुपए क्यों ना दे दे, मैं इसे अपने से दूर नहीं करने वाली। बात उस समय की है जब राहुल कबाड़ के लिए गलियों में आवाज लगा रहा था। तभी एक हवेली में से आवाज आई। अरे ओ कबाड़ी वाले, जरा इधर आओ। जी साहब, कुछ कबाड़ बेचना है, खरीदोगे? जी, ये तो मेरा काम है, लाइए। अमित कुछ सामान लेकर विदेश जा रहा था तो जो बेकार सामान था वो उसे बेच रहा था। जब सारा सामान बिक गया तो अंत में एक पुश्तैनी तिजोरी जो कोने में रखी हुई थी उस पर राहुल की नजर पड़ी। साहब, ये तिजोरी आपको बेचनी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये हमारी पुश्तैनी तिजोरी है, इसका मैं क्या करूँगा। एक काम कर, इसका कोई दाम मत दे, तू इसको ऐसे ही ले जा, ये तेरे किसी काम का आ जाएगा। मेरे पास तो ये बस पड़ी हुई है, तू ही इसे काम में लगा लेना। ठीक है साहब। राहुल उस पुश्तैनी तिजोरी को अपने रिक्शे में रख लेता है और जैसे ही उसको अपने रिक्शे में रखता है उसका कबाड़ काफी ऊंचे दामों पर बिकने लगता है। आज तो कबाड़ इतने ऊंचे दामों में बिका है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज के दाम की तो मैंने आशा भी नहीं की थी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। जैसे ही राहुल अपने रिक्शे को चलाकर ले जा रहा होता है तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये अमीर घर के लड़के भी इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं कि सामने वाला उन्हें देखकर खुद ही डर जाए। ये इतनी तेज गाड़ी चलाकर आ रहा है, लगता है आज मुझे ये उड़ाकर ही मानेगा। राहुल अपने रिक्शे को बचाते हुए ले जा रहा था तभी वो गाड़ी सामने आ गई और अचानक से रिक्शा उसकी गाड़ी से न टकराते हुए अचानक से साइड में हो गया। इस रिक्शे को क्या हो गया है अचानक? अपनी ही धुन में चल रहा है। मैं चला किधर रहा था और ये चल किधर रहा है। चलो ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से चलाता तो आज मैं भगवान को प्यारा हो गया होता। इस रिक्शे की वजह से तो मेरी जान ही बच गई। ये सब काम तब से हो रहे थे जब से उसके रिक्शे पर वो पुश्तैनी तिजोरी रखी हुई थी। वो उस पुश्तैनी तिजोरी को लेकर घर पहुंचता है और अपनी बीवी रेखा को देता है। ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। ये लो, तुम्हारे लिए तिजोरी लेकर आया हूँ। हे भगवान, लाए भी हो तो ये तिजोरी लेकर आए। तिजोरी तो ऐसे लेकर आए हो जैसे न जाने कितनी नोटों की गड्डियां तुम्हारे पास रखी है और उन्हें रखने के लिए तुम्हें तिजोरी की जरूरत पड़ रही है। अब रेखा और अमित जितने पैसे उस पुश्तैनी तिजोरी में रखते वो 3 गुना हो जाते, जिसकी वजह से उन्होंने एक आलीशान घर खरीद लिया और अमीर हो गए। अब वो उन पैसों की मदद से सबकी मदद किया करते थे। ये पुश्तैनी तिजोरी तो बहुत कमाल की है। अगर हमें बिना कुछ गवाए ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हमें ये पैसा अच्छे कामों के उपयोग में लाना चाहिए, जिससे ये किसी और के भी काम आ सके। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे यहाँ पर गरीबों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत महंगा इलाज होता है। क्यों ना हम इस पैसों से गरीबों के लिए एक बड़ा अस्पताल खुलवाएं और जो बच्चे पढ़ने के लिए फीस नहीं जमा करवा सकते उनके लिए स्कूल खुलवाएं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं कल ही इन दोनों चीजों पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये पुश्तैनी तिजोरी हमारे पास है। इसी की मदद से हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अमित और रेखा अब उन पैसों से सबकी मदद किया करते थे।